हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले इसमें क्लास 10 सोशल साइंस का मॉडल सेट 3। जी हाँ, जो जितने सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, टोटल में 40 क्वेश्चंस में देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है आप लोग का 2023 का है, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था। 2022 का है, आप लोग को बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था सर प्रीवियस ईयर मॉडल पर बता दीजिए। देखिए, इस साल तो आप लोग का सिर्फ एक ही मॉडल पेपर आया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आप लोग बहुत हेल्प होगा। और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, अगर मिस कर दिए तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो अच्छे से देख लो, अगर याद है तो फटाफट से स्पीड को डबल करके आप 2x करके रिवाइज कर लो तो और बेटर हो जाएगा। देखो, सबसे पहला सवाल क्या है। हाँ, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दैट इज ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, फ्रांस की क्रांति कई बार पूछा गया है, तो याद रखना फ्रांस की क्रांति और एग्जाम में क्रांति ला देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भाई साहब, आगे कौन आया था फ्रांस की क्रांति में? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रूसो। रूसो यहाँ पर आगे आए थे फ्रांस की क्रांति में। उसके अग्रदूत कौन है? रूसो। नेक्स्ट देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो दोस्तों, ये बने थे 1871 ईस्वी में, यानी 1871 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है भाई साहब? तो ये दोस्तों कहा था किसने? जी हाँ मेरे दोस्त, ये कहा था रूसो ने। ठीक है, ये बात भी रूसो ने कहा था, रूसो ने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जी हाँ दोस्तों, इनकी रचना जो किया था विश्वकोश नामक ग्रंथ का, वो थे दिदरो। दिदरो ने दोस्तों विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। पांच का जो ऑप्शन क पांच का जो ऑप्शन ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो कोई इंडियन आदमी ही लिखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किताब लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल ये कथन है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। और मैं आप लोगों को कहता हूं दोस्तों कि आप लोग मुझे मेहनत दो, मैं आप लोगों को टॉपर दूंगा। तो बस मेहनत कीजिए, टॉपर जरूर बनोगे। समझ गए? आगे देखो क्या है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों 1905 में। बहुत फेमस सवाल है, कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिए। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों, ये हमारे झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल है। झारखंड में संताल विद्रोह हुआ था, तो ये सिद्धो और कानून थे। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए अच्छे से। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो उसमें दोस्तों प्रमुख तौर पर मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जी ने भाग लिया था, मतलब ये प्रमुख नेता थे। अगला सवाल है, हमारे पर्यावरण में, ये यहाँ से दोस्तों हम लोग का भूगोल का कारवा शुरू होता है। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो 11 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 12 नंबर, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है? दोस्तों, भूमि निम्नीकरण मतलब क्या? भूमि का कटाव, भूमि का क्षति होना। तो दोस्तों बताइए, मधुमक्खी पालन से कभी भूमि का क्षति होता है क्या? अति पशुचारण, गाय भैंस ज्यादा घास खा देगा तो बरसात में फिर मिट्टी धुला के चल जाएगा। वनों को काटने से भी मिट्टी की हानि होती है। वन नहीं रहेंगे तो उसके जड़ कौन मिट्टी को पकड़ के रहेगा? जड़ पकड़ नहीं पाएगा। वन नहीं रहेंगे, जड़ वनों का, क्योंकि पेड़ के जड़ मिट्टी को पकड़े हुए रहता है ना, तो बन नहीं रहेगा तो फिर मिट्टी को दिक्कत हो जाएगा। खनन, खनन से तो होता ही है, खुदाई करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 43% यानी 43% भाग जो है वो मैदानों के रूप में पाया जाता है भारत में। लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों, लौ अयस्क जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाएगा। 14 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? दोस्तों, गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो जल्दी समाप्त होने वाले हैं, मतलब जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो ये लुप्त जातियां में है। ठीक है, जल्द ही लुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, हाँ, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो दोस्तों, जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा
वन्य जीव की आवास का विनाश से भी जैव विविधता को कम करता है। वन्य जीव को मारना या शिकार करने से भी खत्म होता है। और पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल से भी होता है। जैव विविधता मतलब क्या, जो हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार का, जो हमारे आसपास विभिन्न प्रकार का जीव जंतु पाया जाता है, इसको कम करने वाला कारक क्या है, तो ये सभी है। आवास, वन्य जीवों का आवास को हटाओगे तो वन्य जीव कहाँ रहेगा, वन्य जीव को मार दोगे तो फिर तो खत्म, ऐसे ही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से भी वन्य जीव मारे जाते हैं। तो इन सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, घ नंबर सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, भाई साहब पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे और कहते थे मत काटो। तो ये पेड़ों से यानी कि वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है, याद रखना। चिपको आंदोलन, पेड़ को जाकर गले लगाकर चिपक जाते थे। जल की कमी के क्या कारण थे दोस्तों, जल की कमी के कारण क्या है, अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, बिल्कुल सभी है यहाँ पर दोस्तों। अतिशोषण से भी होता है, अत्यधिक प्रयोग से भी खत्म होता है जल, और समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग मात्रा में जल दे, मान लीजिए किसी को ज्यादा जल दे दे, किसी को कम जल दे दे, तो उससे भी जल की छत हानि होगा। तो घ नंबर सही हो जाएगा। टांका क्या होता है दोस्तों, टांका राजस्थान में होता है दोस्तों, जहां पर पीने के पानी को संग्रह करने के लिए भूमिगत मतलब जमीन में टैंक बनाया जाता है, जिसको हम लोग टांका बोलते हैं, जिससे हम लोग कुआं बनाते हैं, उसी प्रकार का कुछ। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है, समझ रहे हो। एक ऐसा भी दिन आएगा जब जल की कमी झेलेगा, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 करोड़। लगभग 20 करोड़ लोगों को जल से मतलब जल की कमी झेलने को मिलेगा। आगे देखिए, हम किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, किसी देश की कुल जो आय होता है और कुल जनसंख्या को भाग देकर उससे। तो 21 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। 22 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष उससे या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। दोस्तों $12,056 में है, रुपया में नहीं है। इसको डॉलर से गुना कर दो, लगभग 80 रुपया सब गुना कर देना, जितना आएगा उतना डॉलर उतना रुपया हो जाएगा। उतना रुपया अगर किसी के पास होगा तो उसे दोस्तों विकसित देश के अंतर्गत कहा जाएगा, वरना नहीं, ठीक है। तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा, अगर उतना पैसा होगा तो। सतत विकास का उद्देश्य क्या है, विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। दोस्तों इसमें सभी के लिए विकास होगा, तो विकास वर्तमान के लिए वो आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, तो वही सतत विकास होता है। तो 23 का गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल दोस्तों सबसे अधिक शिक्षित राज्य है, सबसे अधिक साक्षर राज्य है। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से क्या होगी। तो प्रति व्यक्ति आय 500, जनसंख्या कितना है 5000, गुना कर दो, तो ये ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाए। 25 और 5 गो 0, बिल्कुल 25 लाख रुपया हो जाए यहाँ पर कुल आय। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, विनिर्माण उद्योग। तो ये क्या उद्योगों में क्या काम हो रहा है, तो देखिए हाँ, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है ऐसी स्थिति से है जहां लोग क्या होते हैं, जहां पर लोग दोस्तों नियोजित तो होते हैं बट उसकी उत्पादकता शून्य होती है, समझ रहे हो। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी ही होता है। आप लोग कमेंट में लिखना प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, कमेंट में आप लोग सभी लोग लिखना। नेक्स्ट देखिए क्या है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है। बोले 14 या 15 वर्ष, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे, ठीक है, मतलब ये स्कूल जाने वाले बच्चे बटा उस आयु के स्कूल कुल बच्चे का आयु अनुपात जो होता है वो होता है, प्रतिशत जो होता है वो होता है निबल अनुपस्थिति अनुपात, ठीक है, सॉरी निबल उपस्थिति अनुपात। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 में देखिए क्या बोल रहा है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुना। तो संगठित क्षेत्र में जो सरकारी क्षेत्र होता है, तो क्या होता है संगठित क्षेत्र मतलब दोस्तों, तो 29 का हो जाएगा, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, ठीक है, मतलब रोजगार मिलेगा। बाकी ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है, बिल्कुल नहीं है। कम वेतन प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। संगठित क्षेत्र में नौकरियां नियमित है और रोजगार की शर्तें भी नियमित है। आगे देखो क्या है, 30 नंबर, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ये सभी क्या है, सेवा क्षेत्र है। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। दोस्तों नागरिक हम लोग का यहाँ से शुरू होता है। क्षैतिज वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। क्षैतिज वितरण की बात करेगा दोस्तों, तो याद रखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आता है। तो 31 का जो होगा गोवा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज सत्ता का क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को बांटा जाता है, सरकार अधिकार दिया जाता है।
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय वहाँ उपस्थित है। सामुदायिक सरकार किस देश में से संबंधित है? तो दोस्तों ये बेल्जियम से संबंधित है। जी हाँ, याद रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बेल्जियम में दोस्तों सामुदायिक प्रकार की सरकार है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली की आबादी कितनी है? तो लगभग दोस्तों बेल्जियम में आप लोगों का 59%, जी हाँ 59% डच भाषा बोली जाती है। अगला सवाल देखो, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करेगा तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार हो जाती है। इनमें से कौन संघ सूची के विषय हैं? दोस्तों संघ सूची में आप लोगों का क्या आता है? आप लोग का प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग मामले, ये सारे आता है। 36 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पुलिस, व्यापार, कृषि क्या है? ये आप लोग का राज्य सूची में है। वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय ये क्या है? ये आप लोग का वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय ये आप लोग का आई थिंक आप लोग का राज्य सूची में आ जाएगा। शिक्षा, वन विभाग ये आप लोग का आ जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? हमारे देश में हिंदी कितने % लोग बोलते हैं? तो 40% लोग दोस्तों हिंदी बोलते हैं हम लोग को भारत में। भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? दोस्तों झारखंड की वहां पर संथाली भाषा शामिल है। झारखंड की मतलब भारत के अनुसूचित भाषाओं में संथाली भाषा को दर्जा दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी % आरक्षण का प्रावधान किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, 30%। ठीक है, 1/3 लगभग इनके लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है और अंतिम सवाल है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1992 में दोस्तों बड़ा कदम उठाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 40 सवाल आप लोग का हल होता है और इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में ही पूछेंगे। इसीलिए एक भी सवाल को मिस मत करना, अच्छे से देख लो। अगर पता है तो रिविजन कर लो, नहीं पता है तो एक एक सवाल को देख लो, समझ लो और याद कर लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।